नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ ज्वलंत मुद्दों पर एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से हमेशा की तरह ही अनुरोध करूंगा कि अगर वो अभी तक नई परख से नहीं जुड़े हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हम ये मान लें कि झारखंड के का जो नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया है या अभी उसमें कुछ और होने की गुंजाइश है? और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार थोड़ा बहुत जो जनमत का दबाव पड़ा सोशल मीडिया के द्वारा उससे थोड़ी घबराई और उसने अपने पैर खींच लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन लोटस का जो पहला पार्ट था वो नाकाम हो गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन लोटस का दूसरा पार्ट शुरू हुआ है। पहली योजना तो ये थी कि किसी भी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चे में जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो संकट पैदा हुआ है, उस संकट का लाभ उठाकर उनकी सरकार ही न बनने दी जाए। वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। राज्यपाल के पास जब कोई तर्क नहीं बचा कि वो जो बहुमत का दल है उसको शपथ लेने के लिए आमंत्रित ना करें, तो उन्होंने आखिरकार चंपई सोरेन को शपथ दिला दी। लेकिन अब भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि जब चंपई सोरेन विश्वास मत पाने के लिए विधानसभा के पटल पर आए तो उन्हें उसमें कामयाबी ना मिले, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाजपा सोरेन परिवार के अंदर जो फूट पड़ी हुई है उसका पूरा लाभ उठाए, और उसका पूरा लाभ उठाया जा रहा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि हेमंत सोरेन के जो दूसरे भाई हैं बसंत सोरेन, वो नाराज हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। उनको उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया इसलिए वो दुखी हैं, और वो है नहीं उन लोगों के साथ में। तो विधायकों में टूट फूट ना हो पाए इसके लिए उनको वहां से हैदराबाद ले जाया गया है। ये तो खैर एक तरह का चलन ही बन गया है भारतीय राजनीति में। कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियां ऐसा करती हैं। कांग्रेस भी ऐसा करती है, भाजपा भी ऐसा करती है, अब छोटी छोटी पार्टियां भी ऐसा करने लगी हैं। ये तो चलन बन गया है और ये बहुत अफसोसनाक चलन है। ये बताता है कि हमारा लोकतंत्र एक बहुत गहरे नैतिक संकटों का गहरे नैतिक संकट से गुजर रहा है। अब अगर मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई विधायक ही कहता है कि हम नहीं टूटेंगे, हम भाजपा से कोई संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन हम आपके साथ जाके उसमें रिजॉर्ट में बंद नहीं होंगे, हम अपने घर पे रहेंगे, तो उस तुरंत जब जैसे ही वो कहेगा सब लोग उसके ऊपर शक करेंगे कि ये निश्चित रूप से टूटना चाहता है। तो ऐसी स्थिति बन गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी इस योजना पर काम कर रही है कि विश्वास मत न मिलने दिया जाए। तो अभी वहां पर संकट का पटाक्षेप नहीं हुआ है। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि थोड़ी आलोचनाओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ा, राज्यपाल को निर्णय लेना पड़ा कि चंपई सोरेन को बुला ही ले? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आलोचनाओं से प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि राजनीतिक समीक्षक जो टीवी पे आलोचना करते हैं, अखबारों में जो पत्रकार लिखते हैं, या जो चैटरिंग क्लास है, बातचीत करने वाला क्लास है, ये कुछ बोलता है तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी देखती है कि कहां तक वो जा सकती है। और जब राज्यपाल के सामने बहुमत की परेड करा दी गई और उनको लिखित चिट्ठी दे दी गई, तो उसके बाद राज्यपाल और क्या करते? वो ज्यादा यही कर सकते थे कि उन्होंने 24 घंटे की 12 उन्होंने करीब 24 घंटे की देर की उसमें। लेकिन ये मानना कि चूंकि हमने और आपने आलोचना की थी है, तो इसलिए भाजपा ये मानेंगे, ये बात नहीं है। अगर भाजपा को होता कि 24 घंटे और देर करने से अगर वो बहुमत टूट सकता है तो राज्यपाल से 24 घंटे और देर करने के लिए कहती। आपको ध्यान होगा, हालांकि मसला वो नहीं है, इसी से मिलता जुलता मसला है। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब एक नाबालिग पहलवान लड़की ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ यौन बदसलूकी की है, तो उनके खिलाफ पोक्सो का केस बन गया। लेकिन उस केस में उनकी तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तब तक उनकी गिरफ्तारी को टाला गया। लगातार दिल्ली पुलिस जांच करने की एक्टिंग करती रही जब तक कि उन्होंने पूरे मामले को प्रबंधित नहीं कर लिया और उस लड़की के पिता से और उसे बयान नहीं दिलवा दिया कि ये हमने इस तरह का आरोप नहीं लगाया है, और वो पोक्सो केस से निकल गए। तो ये देख भाजपा ये आकलन करती है कि कितनी दूर तक इस मामले को खींचा जा सकता है। अगर उसे यकीन होता है कि इस मामले को खींचा जा सकता है
तो फिर उसकी जो रणनीति थी वो राज्यपाल के निर्णय पर आधार पर केंद्रित रहती। जब उसे लगा कि इसको नहीं खींचा जा सकता है, तो उसने कहा से राज्यपाल को हरी झंडी दी होगी कि ठीक है, आप इन्हें शपथ दिला दीजिए, बाकी हम देखेंगे। क्या बिहार में भी हम यह कह सकते हैं कि राजनीति अब एक तरीके से स्थिर हो गई है और लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही रहेगी? क्योंकि जीतन राम मांझी ने आज बहुत नाखुशी जाहिर की कि उन्होंने 2 मंत्री मांगे थे, 1 ही मंत्री मिला। फिर कुछ लोग देखिए, ये लोग नाखुशी जाहिर नहीं कर रहे, नाखुश हैं भी। मुझे पक्का यकीन है भूपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है, जीतन राम मांझी खुश नहीं है, सहनी खुश नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी के कम से कम एक धड़ा तो खुश नहीं है चिराग पासवान वाला। पशुपति पारस वाले धड़े के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये धड़ा तो खुश नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि भाजपा के साथ में कोई ज्यादा सौदेबाजी करने की औकात इनकी है नहीं किसी की, तो उन्हें अंततः भाजपा की बात माननी पड़ेगी। भाजपा के अंदर भी नीतीश के वापसी से बहुत लोग खुश नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले तक तो गिरिराज सिंह वगैरह सब उसका विरोध कर रहे थे। ये तो केंद्रीय आला कमान ने अपना निर्णय भाजपा की इस राज्य इकाई के ऊपर थोपा है। अब केंद्रीय आला कमान बहुत मजबूत है, वो किसी दूसरी पार्टी की आला कमान की तरह नहीं है, तो उनको मानना पड़ेगा निर्णय इस बात में। अब दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो मेरा अंदाजा है ये, और आप भी सोचिए मेरे इस अंदाजे के ऊपर, कि शायद भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ेगी कमोबेश वो सीटें जीत जाएगी। अब वो 15 सीटें लड़ती है कि 16 सीटें लड़ती है, ये अलग बात है, लेकिन वो इस स्थिति में आ गई है कि नीतीश कुमार का जनाधार उसके साथ जुड़ जाएगा, और जो दूसरे नेता, छोटी बिरादरियों के नेता हैं, उनका जनाधार भाजपा को मिल जाएगा, और भाजपा का अपना जनाधार मिला के हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 16 सीटें लड़ती है तो वो 100% नतीजा निकाल दे और पूरी 16 सीटें जीत जाए। लेकिन ये बात इतनी गारंटी के साथ में नीतीश कुमार के साथ के लिए नहीं कही जा सकती। नहीं, ये बात लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों के बारे में कही जा सकती है। नहीं, ये बात कुशवाहा और मांझी के बारे में कही जा सकती है। ये लोग इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वोट देगा कि नहीं देगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उतने उत्साह से इन लोगों को वोट न मिले, खासतौर से नीतीश कुमार को वोट देने के प्रति भाजपा का जो द्विज जनाधार है, यानी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, ये जो भाजपा का जनाधार है, ये जनाधार भाजपा को उस उत्साह से शायद वोट न दे जिस उत्साह से पिछली बार 2019 में वोट दिया था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें जीत गए थे। इस बार मान लीजिए भाजपा और नीतीश कुमार 16 सीटें लड़ते हैं, या भाजपा 16 लड़ती है, नीतीश कुमार 14 लड़ते हैं, जो भी नीतीश कुमार के हिस्से में सीटें आएंगी, उन सीटों में से ये कुछ सीटें हारेंगे, और जब ये सीटें हारेंगे तब फिर विधानसभा चुनाव की जब राजनीति शुरू होगी तो उनसे कहा जाएगा कि आपको विधानसभा की सीटें कम मिलेंगी, आपका तो लोकसभा का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा, तो फिर झगड़े की नौबत आएगी। बीच में यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इसलिए गए हैं एनडीए में वापस, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी यह मांग नहीं मानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराया जाए। तो लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुद्दा बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। अब नीतीश कुमार नहीं चाहते कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव। क्या ये समझ सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की, मुझे लगता है ये कयासबाजी है कि इस तरह का दोनों के बीच में चर्चा हुई होगी। एक बार भी मुझे नीतीश कुमार के खेमे से ऐसा कोई बयान उस वक्त सुनाई नहीं पड़ा कि वो लोग इस तरह चाहते हैं। ना तो केसी त्यागी ने कभी कहा, ललन सिंह ने कभी नहीं कहा, या किसी और बड़े नेता ने जो नीतीश कुमार के नजदीक है और तमाम विषयों में वो लोग बोलते थे, ये नहीं कहा। इस तरह का बयान कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी नहीं आया, लालू तेजस्वी की तरफ से भी नहीं आया कि ये लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराना चाहते हैं। मुझे तो लगता यह है कि ये यही चाहते रहे होंगे शुरू में, जब तक कि इन दोनों के बीच में खटास नहीं पड़ी होगी, या भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेलना शुरू नहीं किया होगा कि लोकसभा के चुनाव में पहले भाजपा को शिकस्त दी जाए और उसके बाद में विधानसभा चुनाव आसानी से जीत लेंगे। मैं तो अभी भी मानता हूं कि महागठबंधन अगर बना रहता तो वो लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में ज्यादा ताकतवर साबित होता। एक सवाल ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। आज उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, पर इजहारों में काफी उनकी तीखी आलोचना की कि कुछ नेता आते बीडी वर्करों से मिलते हैं और उनको फोटो खिंचाने वगैरह का शौक होता है। कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, हिम्मत है तो बनारस में मोदी को हरा कर दिखाए, वगैरह वगैरह।
तो क्या हम यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जब झारखंड निकल गई तो ये मामला अब रुक जाएगा, या उन दोनों के बीच में संबंध काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं? कैसे देखें इसे? मुझे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन अब व्यवहारिक रूप से बिखरता चला जाएगा, ऐसा मुझे लगने लगा है। और आप बंगाल में जो हो रहा है उसको देख ही रहे हैं, बिहार में जो हो चुका है उसको भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संकेत ऐसे आ रहे हैं कि कांग्रेस साथ साथ में अखिलेश के साथ साथ में मायावती से भी बातचीत चला रही है। आज टीवी पे इस तरह की खबरें चल रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ माया के साथ में कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस को माया का आसरा वगैरह वगैरह, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। हालांकि वो खबरें कयासों के फॉर्म में हैं, लेकिन कयासों के फॉर्म में जब चीज होती है तो कुछ ना कुछ तो, ये तो बात तय है कि भाई कांग्रेस 11 से ज्यादा सीटें चाहती है। हालांकि न तो वो आज तक 10 सीटों की सूची दे पाई, ना 11 सीटों की सूची दे पाई अखिलेश को, और ना ही जो 25 सीटें मांग रही है उसकी सूची दे पाएगी। ये 25 निर्वाचन क्षेत्र ये रहे, ये हमें हमारे लिए छोड़ दो। कांग्रेस खुद ही नहीं तय, अगर कांग्रेस से कहा जाए ठीक है आप 25 ले लीजिए, तो उसको ये बताने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी 25 कौन से निर्वाचन क्षेत्र वो चाहती है उत्तर प्रदेश में। एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि ये सारा कुछ ईडी के दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इंडिया के समर्थन में बहुत ज्यादा उम्मीदों भरा कयास है, या इसमें कुछ सत्यता आप देखते हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि जो वास्तव में जननेता होता है, जिसको अपने जनाधार पर विश्वास है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, वो ईडी वीडी के दबाव में नहीं आता है। वो और ईडी के साथ दांव-घात करता है, चालें खेलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो घर बैठ जाए और वो इस तरीके की हरकतें करने लगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है कि ईडी के दबाव के कारण लोग एकता की बजाय फूट की एक्टिंग, आप यही कह रहे हैं फूट की एक्टिंग हो रही है, फूट है नहीं, वास्तव में लोगों में एकता है, तो इतने अच्छे एक्टर भी नहीं है ये लोग। ये मानना भी उचित नहीं होगा कि लोग इतने अच्छे एक्टर हैं कि जब चाहें तब एकता की एक्टिंग करने लगे और जब चाहें तो फूट की एक्टिंग करने लगे। एक बात आज राहुल गांधी के हवाले से कही गई, वो कुछ अपने न्याय योद्धाओं से बातचीत कर रहे थे, मीडिया के लोगों से जो उनके दल से जुड़े हुए हैं, कि मिलिंद देवड़ा और हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग पार्टी से चले जाए तो अच्छा है। तो ये जो एक कांग्रेस की रणनीति है कि जो जाना चाहता है वो जाए, या जिसको लगता है कि और जगह बेहतर सुविधा है चला जाए, तो इसे आप अच्छी रणनीति मानते हैं, या बातचीत करके संवाद करके लोगों को रोकना ज्यादा अच्छी रणनीति होगी? देखिए, कांग्रेस जिस स्थिति में है, वो स्थिति कभी बीच में लगता है सुधर गई है स्थिति, जब इन तीन विधानसभा चुनावों से पहले लग रहा था, जब कर्नाटक चुनाव जीता गया था तो लग रहा था तो कांग्रेस की स्थिति सुधरी है, संगठन की स्थिति, और वो ज्यादा आत्मविश्वास है उनके अंदर, वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव हारे, ऐसा लगता है कि वो पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। मैंने एक बार एक टिप्पणी में कहा था कि कांग्रेस एक बार में एक ही काम कर पाती है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाती कांग्रेस। और मुझे डर था कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी तो कांग्रेस केवल उसी में व्यस्त हो जाएगी और दूसरे काम पीछे रह जाएंगे, और वही हो रहा है। सारे कांग्रेसी हर जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं, और इंडिया गठबंधन का काम, सीटों के तालमेल का काम, ये सब काम या तो नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो इतनी धीमी रफ्तार से, अनिश्चित तरीके से, लड़खड़ाते हुए हो रहा है कि समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में ये लोग गठबंधन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब आज देखिए 2 फरवरी खत्म हो गई, 2 फरवरी का दिन भी चला गया। अब फरवरी में 27 दिन और बचे हैं आपके पास केवल, उसके बाद तो मार्च आ जाएगा, और मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो अभी तक देखिए दिल्ली में भी नहीं तय हो पाया है कि कौन सी 4 सीटें आम आदमी लड़ेगी और कौन सी 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। घोषणा भी नहीं हुई है कि 4 और 3 के फार्मूले पर, ये तो हम लोग अंदाज लगा रहे हैं, इनमें सहमति हो गई है। अब तकरीबन ये तय है कि पंजाब में दोनों में कोई सहमति नहीं हुई है। तकरीबन ये तय है कि कर्नाटक के पश्चिम बंगाल में दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं है। तो और उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां देखने में लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस और मायावती के बीच में गठजोड़ हो जाए। अगर आप मायावती के साथ पैरेलल बातचीत चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बातचीत में खटास आएगी। या तो आप ये करते हैं कि आप कोशिश ये करते हैं कि मायावती और अखिलेश एक बेंच पे बैठ के आपस में एक राउंड बातचीत कर लें, उसमें आप मध्यस्थता की भूमिका निभाते। वो तो कांग्रेस ने किया नहीं, या तो कांग्रेस उसके लिए अक्षम थी, या वो कर नहीं पाई, जो भी हो।
अभी एक युवा टिप्पणीकार ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी, मैं चाहता हूं आप भी उसकी तरफ ध्यान दें। उसने कहा था कि कांग्रेस को पता था कि उसे क्या करना है विपक्षी एकता के लिए, फिर भी उन्होंने नहीं किया। मतलब ऐसी बात थोड़ी ना कि कांग्रेस को हम लोग बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कांग्रेस को सब पता है क्या करना है, राहुल गांधी को सब पता है क्या करना है उन्हें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, वो करना नहीं चाहते हैं ऐसा लगता है। अब बहुत सारे पत्रकार जिन्हें विपक्षी एकता की उम्मीदें थी, वो सब इस तरह से सोचने लगे हैं। मेरी सबसे बातचीत होती है, रोज ही बातचीत होती है, कहीं ना कहीं किसी मंच पर मुलाकात हो जाती है। वो सब यही कह रहे हैं कि लगता है कांग्रेस ही नहीं चाहती विपक्षी एकता की जाए। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, वो भी शगुफों की श्रेणी में ही आएगा, कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे लोकसभा सदस्यों को टिकट को काटने वाली है उत्तर प्रदेश में। एक सांसद का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन वो एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे। शायद उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ से था। तो ये एक तरीके से शिगुफाबाजी ही है, इसमें कोई सच्चाई तो नजर नहीं आती। कुछ टिकट तो कटेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे 79 टिकट कटेंगे ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद सारे देश में भारतीय जनता पार्टी 70-80 टिकट सारे देश में काटेगी, अपने सांसदों को बदलेगी। दिल्ली के भी कुछ सांसद बदले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि 20 से 25 सांसदों के टिकट बदले जाए। तो टिकट तो बदले जाएंगे, जहां पार्टी को ये सूचना होगी कि बहुत ज्यादा लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, वहां टिकट बदला जाएगा। और हर पार्टी अपने हित में ऐसा करती है, भाजपा भी करेगी। जो अखिलेश यादव ने कहा है ये शिगुफा ही है एक तरह का। एक आखिरी सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि आज मैंने भाषण सुना जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, खड़गे साहब का। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है, बेरोजगारी के मुद्दे और भी इस तरीके के अलग अलग मुद्दे। उनका लंबा भाषण था, तकरीबन 40-45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का। और बाद में गौरव गोगोई ने भी इसी तरीके से भाषण दिया। राहुल गांधी भी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं उसमें इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आखिर ये मुद्दे मुख्य धारा के विमर्श में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा बन गया है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इस तरह की चीजें? भाई कांग्रेस इन मुद्दों को उठाती है, तो कांग्रेस इन मुद्दों को उठाते समय क्या कहती है? चाहे राहुल गांधी कहें, चाहे खड़गे साहब कहें, क्या कहती है? कांग्रेस यही तो कहती है कि सरकार रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं कर पाई है। इस सरकार के तहत बेरोजगारी बढ़ रही है और वो बहुत चिंतनीय स्थिति में पहुंच गई। यही तो कांग्रेस कहती है, तो ये तो बात जनता को पहले से पता है। जनता को नई बात आप कौन सी बता रहे हैं? हमें और आपको पता है, हर आदमी को पता है। अभी इस बात पे सर्वे हुआ था इसी वोटर वाला, उसमें तो 80% से ज्यादा लोग कह रहे थे इस सर्वे में कि हाँ ये बेरोजगारी बहुत चिंताजनक है, खत्म होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस नई बात तो तब ये कहेगी जब वो कहेगी कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बेरोजगारी इस तरीके से कम कर देंगे। ये है हमारे पास फार्मूला, हम नौकरियां यहां से निकाल के दे देंगे आपको, हम सरकारी नौकरियां खाली पड़ी वो देंगे, हम फौज की नौकरियों में जो अग्निवीर है उसके अंदर इस तरह से परिवर्तन करेंगे, उससे नौकरी मिल जाएगी। कुछ आपको बताइए लोगों को, आप इस तरह नौकरी देंगे। कांग्रेस कहती है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो कांग्रेस कहे ना कि शासन में आएगी तो वो तेल के दाम कम कर देगी, उससे महंगाई कम होगी। कांग्रेस शासन में आएगी तो क्या करेगी कांग्रेस ऐसा जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? जब कांग्रेस ऐसा करेगी तब लोगों को लगेगा कि नई चीज है, तब वो मुद्दा बनेगा, वरना मुद्दा कैसे बनेगा? लोगों को तो ये बात पता ही है। भाई लोगों से कहा जाए कि आप गरीब हैं, लोग पता कि हाँ हम गरीब हैं। जब आप लोगों से कहेंगे हम आपकी गरीबी यूं खत्म कर देंगे, तब लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे ना, तब आपकी बात सुनेंगे। खड़गे साहब अगर राज्यसभा में खड़े होकर ये बता देते या इशारा कर देते कि भाई इस तरह वो बेरोजगारी को खत्म कर देंगे या कम कर देंगे बेरोजगारी को, तो बात बनती कुछ, तब उनके भाषण की ज्यादा चर्चा होती। तो हम और आप भी चर्चा नहीं करते, आम लोग भी चर्चा करते उनके भाषण की। उन्होंने एक मोटी बात तो ये कही कि सारे सरकारी कंपनियों को, सारे सरकारी पदों को भरेंगे वो, जो 30 लाख पद हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, आरक्षण को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए है कि जो आपने ये कहा कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को ये पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है?
अब ये देखिए, इसके कुछ कारण तो ऐसे होते हैं, इनके बारे में सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती। एक कारण तो उसका ये है कि कांग्रेस की जो राजनीति करने की शैली है, वो बहुत पुरानी हो गई है। वो मंथर गति से सारे निर्णय लेती है और कभी-कभी उस निर्णयों में इतनी देर करती है कि उन निर्णयों को लेने का मतलब ही नहीं रह जाता कोई। ये काफी कुछ देखा गया है कांग्रेस में। तो एक तो ये समस्या है, उनकी उनकी जो राजनीति करने की शैली पुरानी हो गई है कांग्रेस की। और अभी भी वो पुराना जो एलिटिज्म है, वो कांग्रेस को उस द्रुत गति से और तत्परता से नहीं काम करने देता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये लोग कहीं न कहीं, कांग्रेस के नेता भी डरे हुए हैं मोदी से। इनको लगता है कि अगर इन्होंने बहुत ज्यादा उत्साह से विपक्षी एकता की और अ, वास्तव में ये सरकार को हराते हुए दिखे, तो इनके ऊपर भी बड़े जबरदस्त अटैक होंगे, ईडी के और दूसरे उसके। तो बहुत से कारण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये दोनों कारण 100% सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि भाई आखिरकार क्यों ऐसे ऐसे जगहों, ऐसे प्रदेशों में जहां कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है, जहां कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, वहां पे कांग्रेस सीटों सीटों के लिए, वहां की इंडिया गठबंधन की जो मजबूत पार्टियां हैं, उधर तृणमूल कांग्रेस, इधर समाजवादी पार्टी, उनके साथ में हुज्जत कर रही है। जबकि उनसे उम्मीद तो ये की जाती थी जहां कांग्रेस शक्तिशाली है, वहां पे वो बड़ा दिल दिखाएगी, जहां पे वो कमजोर है, वहां पे वो हुज्जत कर रही है। तो इससे क्या लगता है? लेकिन अंत में एक छोटी-सी टिप्पणी शायद मैं कांग्रेस के पक्ष की तरफ से इसको रखना चाह रहा था कि क्या हम ये भी कह सकते हैं या ऐसा नहीं लगता है कि कम से कम पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी भी एक खम ठोक के खड़ी हैं कि आप हमारे प्रदेश में नहीं आ सकते हैं, या हमारा पहले से जनाधार है और हम आपको 2 ही सीट देंगे। तो ये शायद दोनों तरफ से एक तरह से भाई खींचतान। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जरूरी नहीं मेरी जानकारी पूरी तरह सही हो, कांग्रेस पिछली बार 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती थी और एक सीट पे वो दूसरे नंबर पर रही थी। जहां पे वो दूसरे नंबर पर रही थी, वहां पर टीएमसी चुनाव जीत गई थी। तो अब सवाल ये, टीएमसी अपनी वो सीट तो छोड़ेगी नहीं जिस सीट पे वो चुनाव जीती थी, और कांग्रेस जिन 2 सीटों में जीती थी वो टीएमसी उन्हें देने के लिए तैयार थी। अगर कांग्रेस ये उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती और उनके साथ नेगोशिएट करती रहती, समझौता वार्ता करती रहती, तो हो सकता है एक आध सीट और पे उसको मौका मिल जाता। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई, जिस आक्रामक तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को जवाब दिया, उससे वहां पर स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ती चली गई और आज वहां पर समझौता होने का कोई चांस बचा नहीं है। वहां पर उत्तर प्रदेश में समझौता होने का चांस है अभी, क्योंकि रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस से बात हो गई है पूरी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ ये मायावती के साथ में, अगर कांग्रेस कांग्रेस पहले भी बिना समाजवादी पार्टी को विश्वास में लिए हुए मायावती के साथ बातचीत कर रही थी। इसको इंडिया गठबंधन की बैठक में रामगोपाल यादव ने उठाया था। तो ये जो मायावती के साथ बैक चैनल बातचीत जो कांग्रेस कर रही है, इसका असर इंडिया गठबंधन के साथ उसकी बातचीत पे पड़ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश में भी कोई गठजोड़ नहीं होगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और आगे देश की राजनीति में किस तरह से आगे कुछ राजनीतिक गतिविधि होती है, कौन सा घटनाक्रम सामने आता है, उस पर हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।